शुकताल स्पिरिचुअल फाउंडेशन द्वारा बनाए जा रहे इस भागवत सृष्टि परिसर में इसके एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक केवल्य धाम का कार्य प्रारंभ करने के लिए इस सृष्टि रचना के सुंदर संसार को एक और नया आयाम प्रदान करने के लिए जब हम सब शिलान्यास के अवसर पर यहाँ उपस्थित आए हैं, हम सब के बीच में उपस्थित मातृशक्ति का सृजन करने के लिए, संस्कार में ही मातृशक्ति का निर्माण करने के लिए अपना जीवन समर्पित करने वाली हम सब की वंदनीय मातृस्वरूपा आदरणीय शांताक्का जी। नाम शांता कुमारी है, लेकिन हम सब परिवार के सदस्य इनको शांताक्का के नाम से ही जानते हैं। हम सब के बीच में जिनका आशीर्वाद आज हम सबको मिला है, ऐसे वेदमूर्ति राजेश्वर शास्त्री जी जोशी जी, मेरी बड़ी बहन, जिनके आदेश पर मैं आज आप सबके बीच में उपस्थित हुआ, ऐसे भारत के वुमेन कमीशन की चेयरमैन आदरणीय विजयाताई राहटकर जी, हम सब के बीच में उपस्थित जिनकी कल्पना और जिनका जीवन और जीवन का मंत्र साकार रूप में इस भागवत सृष्टि के रूप में उद्घाटित हो रहा है, ऐसे हम सब के संजय गुरु, यहाँ उपस्थित सभी देवियों सज्जनों, मैं आप सब के श्री चरणों में, क्योंकि आप सब के हृदय में ईश्वर तत्व विद्यमान है, मैं आप सब के श्री चरणों में उस आपका वंदन करते हुए, अभिवादन करते हुए आप सबको प्रणाम करता हूँ। और अपनी बात कुछ कहूँ उससे पहले मैं आदरणीय विजयाताई का हृदय से धन्यवाद करना चाहता हूँ। उन्होंने यदि मुझे यह आग्रह नहीं किया होता, अब मैं इसको आग्रह कहूँ या दुराग्रह कहूँ ये मैं नहीं कह सकता, लेकिन दोनों के बीच की लगभग स्थिति थी। यदि ये नहीं किया होता तो शायद मैं एक ऐसे प्रेरक स्थल पर जाने का जो लाभ मुझे मिला है उससे मैं कहीं न कहीं निश्चित रूप से वंचित रह जाता। तो मैं अपनी बात कहूँ उससे पहले आदरणीय विजयाताई का हृदय से धन्यवाद करते हुए उनका आभार ज्ञापित करता हूँ, उनका अभिनंदन करता हूँ। मित्रों, हम एक ऐसे प्रेरक स्थल पर ऐसे महत्वपूर्ण समय में एकत्रित हुए जो वर्तमान के लिए सबसे ज्यादा प्रासंगिक भी है। भारत में समाज को संस्कारमयी बनाने के लिए व्यष्टि से समष्टि की रचना, व्यक्ति को संस्कारित कर परिवार को संस्कारित करना, परिवार से समाज, संस्कारित समाज की रचना करना और संस्कारित समाज से संस्कारित राष्ट्र की रचना, लेकिन वो कल्पना मात्र किसी राष्ट्र के उत्थान या उसे शक्तिमान बनाने के लिए, सामर्थ्यवान बनाने के लिए, समृद्ध बनाने के लिए नहीं, अपितु विश्व के कल्याण के लिए राष्ट्र का निर्माण करना, ये भारत की परंपरा थी। और उस परंपरा को एक बार फिर साकार करने के लिए लगातार हुए, अभी आत्मजा जी का जब शो देख रहे थे तब उसके पहले ही मुझे तो लग रहा था कि ये सारे कार्यक्रम, भाषण वाषण सब कैंसिल हो जाएं और लगातार उसके जो जितने दालान बने वो सब मुझे देखने को मिल जाएं। लेकिन विजयताई ने मराठी में कहा घाई करो, तो मैं समझ गया कि ये क्या कह रही। थोड़ा थोड़ा मुझे समझ में आ रहा था, तो मुझे लगा कि ये कुछ गड़बड़ हो रहा है, फिर अब मैं कुछ कर नहीं सकता था। लेकिन निश्चित रूप से जिस तरह से पहले दालान में जिस तरह से इस विषय को रखा गया, प्रतिपादित किया गया कि भारत का उत्कर्ष, भारत का वैभव, भारत की समृद्धि, भारत का पुरातत्व, भारत का ऐश्वर्य, भारत का स्थापत्य, भारत का ज्ञान और विज्ञान, उस मुकाम पर जब भारत था और उस कालखंड में जब विश्व के अन्य देश या अन्य सभ्यताएं या तो अस्तित्व में नहीं थी
या विश्व के अन्य भूभाग पर मनुष्य अपने आप को मनुष्य होने के नाते पर्यावरण के अन्य घटक पुरुषों से पशुओं से इतर दिखाने की चेष्टा कर रहा था। वो अपने आप को अलग दिखाने के लिए कहीं पेड़ की छाल लपेट करके, कहीं जानवरों की खाल लपेट करके अपने आप को डिस्टिंक्ट करने की जब प्रयास कर रहा था, आज से कुछ हजार साल पहले तक, तब भी भारत में ज्ञान और विज्ञान इस समृद्धि के स्तर पर था कि हमारे ऋषि, हमारे मनीषी यहां जीवन का यथार्थ और मनुष्य जीवन की सार्थकता खोजने के लिए काम कर रहे थे। और उस उत्कर्ष से लेकर के भारत को जानने के लिए, भारत को पहचानने के लिए, भारत के इस उन्नति का दर्शन करने के लिए दुनिया भर से भारत में लोग आए। इतिहास के पन्ने आज जब पलट करके देखते हैं तो अनेक ऐसे पदचिन्ह इतिहास के पन्नों में जो भारत में जानने के लिए, भारत को जानने के लिए भारत में आए, उन सब लोगों के दस्तावेज मिलते हैं। लेकिन ऐसे अनेक लोग होंगे जो शायद इतिहास के पन्नों में कहीं अंकित नहीं हुए या समाप्त हो गए, क्योंकि भारत में इतिहास लिखने की परंपरा नहीं थी। भारत में ज्ञान को श्रुति और स्मृति के आधार पर संचित करने का विधान था। और कालांतर में जब लेखनी की परंपरा हुई, लेकिन तब तक दुर्भाग्य से आक्रांताओं ने जिस तरह से जो भारत को जानने के लिए आए थे, भारत को लूटने के लिए जो भारत में आए, भारत की सभ्यता से डाह रखने वाले, ईर्ष्या रखने वाले लोग जो भारत में आए, उन्होंने तलवारों की ताकत के आधार पर इस भारत की सभ्यता को क्षरिण करने, इसे समाप्त करने के प्रयास किए। लगभग 2000 साल तक निरंतर इस तरह के प्रयास हुए। और उसके बाद में दुर्भाग्य से जितना नुकसान उस 2000 साल में उन तलवारों की ताकत के आधार पर आक्रांताओं ने करने का प्रयास किया, भारत में अपनी शासन सत्ताएं स्थापित की, लेकिन उसके बावजूद भी जितना नुकसान वो नहीं कर पाए, लगभग 150 सालों के अंग्रेजों की गुलामी में आखिर के 90 साल में उन्होंने बौद्धिक प्रदूषण भारत में कर भारत की सभ्यता और भारत की संस्कृति को सनातन, अजर, अमर, निरंतर बनी रहने के पीछे जो उसके स्वाभाविक कारण था कि भारत के लोग सहज स्वाभाविक रूप से पीढ़ी परंपरा से एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी तक संस्कारों का, संस्कृति के मूल्यों का और सभ्यतागत आदर्शों का आने वाली पीढ़ी को हस्तांतरण करते थे। अपनी सांस्कृतिक मूल्यों के प्रति निष्ठा जो है बच्चे को पालने में सिखाई जाती थी। मैं तो राजस्थान से आता हूं, उस वीर प्रसूता धरती में हमारे यहाँ अक्का कहते हैं कि माता जब बच्चे को पालने में झुलाती थी, लोरी सुनाती थी, तब कहती थी, इला ने देनी आपनी हालरिए हुलराए, पूत सिखावे पालने मरण बढ़ाई माए। मतलब इला मीन्स अपनी धरती और धरती के संस्कारों को नहीं देना है, ये पालने में झूला झुलाते हुए उसको सिखाती थी और उसको कहती थी कि इन सब के लिए मर जाना, मिट जाना जो है वो आदर्श है, जीवन से ज्यादा श्रेष्ठ है कि इन संस्कारों को बचाने के लिए व्यक्ति अपने आप को कुर्बान कर दे। और तब पीढ़ियों तक, 2000 साल तक इस पूरे देश में, देश के विभिन्न क्षेत्रों में इस संस्कृति और सांस्कृतिक मूल्यों को, सभ्यता के मूल्यों को बचाने के लिए लोगों ने अपने आप के जीवन कुर्बान कर दिया, पीढ़ियां कुर्बान कर दी। अनेक प्रयासों के बाद में भी जो क्षरित नहीं हो सका, उसको उस 150 साल के गुलामी के कालखंड में अंग्रेजों ने बुद्धि के प्रदूषण से, बौद्धिक प्रदूषण से उसको समाप्त करने की चेष्टा की। लेकिन ये भारत की धरती पर जो हजारों हजार साल का पुण्य सजित यहां हुआ था, उस सजित पुण्य के आधार पर भारत की भूमि में स्वाभाविक रूप से इस तरह का तत्व था भारत के लोगों का। क्योंकि आज भी विज्ञान ये मानता है, आज के वैज्ञानिक भी इस बात को स्वीकार करते हैं कि डीएनए में चेंज होने में 10,000 साल लगते हैं। हमारे डीएनए में जो ये सभ्यता और सभ्यतागत मूल्य थे और इन मूल्यों के प्रति आदर्श समाज में स्थापित करने की जो परंपराएं थी और पीढ़ी दर पीढ़ी उनके हस्तांतरण की जो प्रक्रिया थी, उसने भारत के भारतत्व को बना करके रखा, बचा करके रखा। वो जो कवि अल्लामा इकबाल ने लिखा कि यूनान, मिस्र, रोमा सब मिट गए जहां से, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं। हमारी सारा जमाना जो है हमारा विरोध में था, हमारे
को मिटाने पर तुला था, लेकिन फिर भी दौरे जहां हमारा दुश्मन था, लेकिन फिर भी हम बचे रहे। आप कल्पना करके देखिए, कोई सामान्य रूप से इन पंक्तियों को पढ़े, उसके मन में ये प्रश्न कौंधेगा कि अनेक सभ्यताएं जो भारत के बाद में अस्तित्व में आई, वो समय में, काल के प्रवाह में सब समाहित हो गई, समाप्त हो गई। ऐसा क्या था भारत में कि भारत की सभ्यता इतने सारे आक्रमणों और इतने सारे प्रदूषणों के बावजूद भी वो सांस्कृतिक अंश भारत में बना रहा? और वो था कि भारत में हर पीढ़ी में अनेक ऐसे संत हुए, अनेक ऐसे ज्ञानी पुरुष हुए, अनेक ऐसे लोग हुए जिन्होंने अपना जीवन जो है इन सांस्कृतिक मूल्यों के प्रतिष्ठापन और उनको सुदृढ़ करने के लिए समर्पित कर दिया। संत ज्ञानेश्वर महाराज से लेकर के और संजय जी तक की परंपरा अक्षुण्ण रूप से जो प्रवाहित हो रही, ये जो विचार है, इस विचार ने, इस विचार तत्व ने जो है वो भारत के भारतत्व को बचा करके रखा। और मैं ये मानता हूं कि आज जब एक पूरा कालचक्र घूम करके हम उत्कर्ष पर जाकर के पतन के रास्ते से होते हुए आज हम उस मुकाम पर आकर के खड़े हो गए कि जब हमारा देश सांस्कृतिक पुनर्जागरण के दौर में प्रवेश कर चुका है, जब भारत के सौभाग्य का सूर्योदय हो रहा है। अका जब जिस दिन भगवान राम के मंदिर की प्रतिस्थापना हुई थी, जिस दिन भगवान राम के मंदिर की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा हुई थी 2 साल पहले, 2023 की जनवरी में, उस दिन मैंने एक मंच पे खड़े होकर के एक बात कही थी। वो मुझे आज यहाँ आकर के वो बात मुझे वापस स्मरण आती है। मैंने कहा था कि जिस दिन हजारों हजारों लोगों के बलिदान के बाद भी भगवान राम का मंदिर ध्वस्त हो गया था, तोड़ दिया गया था, उस दिन भारत के सौभाग्य का सूर्य अस्त हो गया था और हम एक घोर अंधकार के युग में प्रवेश कर चुके थे। 550 साल की वो कालरात्रि समाप्त हुई और आज भगवान श्री राम के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई है। आज से भारत के सौभाग्य का सूर्योदय वापस हो गया है। और जब सूर्योदय होता है, उससे पहले जो अरुणिमा दिखाई देती है, जो लाल ललाई दिखाई देती है, वो भारत के सौभाग्य के सूर्योदय की अरुणिमा पूरा विश्व आज अनुभव कर रहा है, स्वीकार कर रहा है। और इस महत्वपूर्ण कालखंड में जब हम सांस्कृतिक पुनर्जागरण के दौर से गुजर रहे, तब हमारा समाज हमारी संस्कृति के प्रति, सांस्कृतिक मूल्यों के प्रति, आदर्शों के प्रति उसके मन में समादर का भाव उत्पन्न हो। इसके लिए यह आवश्यक है कि इस तरह की सृष्टि का संरचना की जाए, विधान किया जाए। इसलिए मैंने कहा कि ये समय के सापेक्ष भी है, प्रासंगिक भी है और आवश्यक भी है। और इसके लिए मैं हृदय से आदरणीय गुरुदेव को और पूरे शुकताल स्पिरिचुअल फाउंडेशन इसके पीछे, क्योंकि मैं जानता हूँ ऐसा बड़ा इनिशिएटिव लेने के पीछे बहुत सारे लोगों की साधना, उनका संकल्प और उनका सहयोग जो है, उसके बिना ये संभव नहीं होता। आप सब के मन में जो ये ईश्वर तत्व पैदा हुआ और जिसने सांस्कृतिक पुनर्जागरण के इस दौर में इस संरचना, इसके सृजन का क्या मैं सहयोग किया, इसके लिए मैंने आप सबके श्री चरणों में आप सबके ईश्वरीय तत्व को प्रणाम किया, आप सबको वंदन किया, आपका अभिवादन किया। और मैं ये मानता हूं कि आज के समय में इस देश की सबसे बड़ी आवश्यकता है, क्योंकि जिस तरह से बौद्धिक प्रदूषण ने हमको अंग्रेजों के द्वारा खड़ी की गई व्यवस्था, और मैं तो पूरी जिम्मेदारी से इस बात को कहता हूं कि जितना नुकसान इस भारत की सभ्यता, संस्कृति का 2000 साल तक आक्रांता नहीं कर पाए, उससे ज्यादा, जैसा मैंने कहा कि 150 साल के कालखंड में अंग्रेजों ने किया। लेकिन दुर्भाग्य यह था कि 1947 के बाद में जितना पूरा 2000 साल और उसके बाद के 150 साल में जितना नुकसान नहीं हुआ, दुर्भाग्य से आज़ादी के बाद में भारत में जिस तरह की व्यवस्थाएं और सरकारें थी, जैसे लोग बैठे थे, उन लोगों ने उससे ज़्यादा नुकसान पिछले 60-65 साल में किया। क्योंकि वो भारत के पास में एक ऐसा समय था, एक ऐसा अवसर था जब वी कुड हैव गॉन बैक टू आवर रूट्स, हम अपनी जड़ों तक वापस जा सकते थे। लेकिन शायद उनको उन जड़ों का एहसास नहीं था, ज्ञान नहीं था। मैं कल एक कार्यक्रम में बात कर रहा था, मैंने वहाँ कहा कि 1950 में जब ICCR की स्थापना, इंडियन काउंसिल ऑफ कल्चरल जो है हमारी उसकी स्थापना आदरणीय तत्कालीन प्रधानमंत्री नेहरू जी के समय में हुई थी, जब भारत की संस्कृति को हम दुनिया के दूसरे देशों तक ले जाने के लिए हमने विदेश मंत्रालय के नीचे एक विभाग की रचना की। उसका जब उद्घाटन भाषण दे रहे थे, तब नेहरू जी ने कहा था, ये राजनीतिक मंच नहीं है लेकिन मैं सिर्फ संदर्भ के लिए कह रहा हूं, तब उन्होंने ये उद्घाटन भाषण में कहा कि भारत की संस्कृति
और भारत की संस्कृति के आधार पर हम दूसरे देशों के साथ में हम जुड़ाव महसूस करें, इसके लिए हम इस आईसीसीआर की स्थापना कर रहे हैं। लेकिन अगला सेंटेंस ये था, लेकिन ये संस्कृति होती क्या है ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है। इसके चलते हुए, ऐसे लोगों के चलते हुए इस देश के पास में जब अवसर था, और क्योंकि वो ऐसी पीढ़ी के लोग थे जिन्होंने जन्म भारतीय होने के नाते लिया हो, लेकिन न वो संस्कार से भारतीय थे, न वो ज्ञान से भारतीय थे, न उनका थॉट प्रोसेस जो है वो इंडियन था। और उसके कारण से धीरे 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 हमारे देश की पीढ़ियां आने वाले पिछली जो है लगभग इस 75 साल 76 साल के कालखंड में 4 पीढ़ी निकली, वो चारों पीढ़ियां धीरे धीरे हमारी जड़ों से विमुख होती गई। और जो समाज अपने इतिहास से कट जाता है, अपनी संस्कृति से कट जाता है, उसकी स्थिति परिस्थिति ठीक वैसे वृक्ष के जैसी होती है जो अपनी जड़ों से कट जाता है, उस पर कभी फल नहीं लग सकता। लेकिन जैसे मैंने कहा कि हजारों सालों की तप साधना जो इस धरती पर जो प्रवर्तित हुई, अनेक पुण्यात्माओं का पुण्य जो यहाँ सजित हुआ, उद्घाटित हुआ, समाहित हुआ, और एक परंपरा पूरी भारत में ऋषियों की परंपरा जो रही, समाज में रहने वाले किसी न किसी मन में इस तरह का सौभाग्य उदित हुआ और उसने इस साधना को, इस परंपरा को आगे बढ़ाने का काम किया। आज हम उस मुकाम पर आकर के खड़े हुए हैं कि हमको इन संस्कृति के पुनर्स्थापना के लिए इस तरह के अनेक जो है भागवत सृष्टि खड़े करने की आवश्यकता है। मैं अभी कुछ दिन पहले फ्रांस गया था। ये केवल भारत में नहीं है, सभी लोग अपनी जड़ों के साथ जुड़ने का प्रयास कर रहे हैं। अब अमेरिका जैसे देश जिनकी जड़ें नहीं है वो अलग बात है, वो तो 200 साल पहले जो है पहचान में आए हैं। लेकिन मैं अभी थोड़े दिन पहले फ्रांस गया था। फ्रांस में उन्होंने अपनी हिस्ट्री और कल्चर से जुड़े हुए ऐसे विषय, उनके टेक्नोलॉजी, लाइव आर्टिस्ट की परफॉर्मेंस, और उसके साथ साथ में वहाँ स्ट्रक्चर्स ऐसे बना करके पेरिस से लगभग 4 घंटे दूर, 300-350 किलोमीटर दूर जो है वायर वैली में, वहाँ उन्होंने एक प्यू डू फू करके एक कल्चर पार्क बनाया, कल्चर थीम पार्क बनाया। और जब वो कल्चर थीम पार्क में, क्योंकि मुझे वहाँ जाने का, स्पेन के प्यूडुफू में जाने का, ब्रिटेन के प्यूडुफू में जाने का पिछले इतने 30-40 साल तक जब मैं काम करता था तब मुझे अवसर मिला। उसका एनुअल फुटफॉल जो है ताई वो लगभग 3 करोड़ लोगों का है। और उसका जो टोटल रेवेन्यू है, वो रेवेन्यू जो है साल का भारत के पैसों के दृष्टिकोण से देखूँ तो लगभग 5000 करोड़ रुपए का है। दुनिया भर के लोग, देश भर के लोग आकर के वहाँ पे अपनी संस्कृति के साथ में जुड़ने का सौभाग्य प्राप्त करते हैं। और मैं ये मानता हूँ कि आने वाले समय में दिस भागवत सृष्टि इज गोइंग टू बी अनदर प्यूडुफू ऑफ इंडिया। इतने पोटेंशियल इस जगह में, और जिस तरह से एक बार फिर हमारी संस्कृति के प्रति सम्मान लोगों के मन में बढ़ रहा है। देखिए, जब तक आदर का भाव संस्कृति के प्रति, वंदन का भाव राष्ट्र के प्रति नहीं होगा, तब तक ये सब सिखाने से, पढ़ाने से नहीं आ सकता। और आदर और वंदन का भाव स्थापित करने के लिए जो है हम टॉप टू बॉटम नहीं जा सकते, हमको बॉटम से ऊपर जाना पड़ेगा। लेकिन उसके लिए पहली आवश्यकता थी कि हम अपने राष्ट्र के प्रति, अपने देश के प्रति नई पीढ़ी में गर्व, गरिमा और गौरव का भाव स्थापित करें। आज भारत का कल्पना क्या थी भारत को लेकर के? आज से 10 साल पहले, 15 साल पहले तक भारत के प्रति कल्पना थी, भारत गरीबों का देश है, भारत भ्रष्टाचार का देश है, भारत गंदगी का देश है, भारत कर्मकांड का देश है, भारत जादू टोने का देश है। पूरे विश्व भर में भारत की छवि ऐसी बनी थी। लेकिन मैंने जैसा कहा कि उस सौभाग्य का सूर्य उदय होने से पहले ही उसकी हलचल प्रारंभ हो गई थी। इस 11 साल में इस तरह की परिस्थिति बनी कि आज भारत की छवि बदली। हम दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हैं, हम दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ने वाली टेक्नोलॉजी के वाले देश हैं, हम दुनिया के सबसे तेजी से विकसित होने की दिशा में आगे बढ़ने वाले देश हैं। और आज जब नई पीढ़ी, मेरे परिवार में भी बच्चे हैं, मेरी बेटियां हैं, आज मैं देखता हूं कि नई पीढ़ी स्वाभाविक रूप से, सामान्य रूप से जब भारत को बदलते हुए देखती है, तब भारत के प्रति उनके मन में कहीं न कहीं एक गौरव और गरिमा का भाव उदित होता है। और जब गौरव और गरिमा का भाव उदित होने लगता है, तब वो बैक टू रूट्स जाकर के अपनी संस्कृति को पहचानने का प्रयास करता है। और उसका परिणाम क्या होता है कि अब की बार जब नए साल का समय आया था, जो अंग्रेजी नए वर्ष का, जब 1 जनवरी का, उस समय सामान्यतया कॉलेज, स्कूल सभी जगह पे छुट्टियां होती है, तब सबसे ज्यादा लोग जो विजिटर थे वो कहाँ थे?
वो उज्जैन के महाकाल के मंदिर में थे, काशी के विश्वनाथ के मंदिर में थे, अयोध्या के मंदिर में थे। आप कल्पना करके देखिए, तुलना करके, सामान्य ये जो परिवर्तन है हमारी रूट्स के प्रति जाने का। जब मैंने कहा कि हम सौभाग्य के समय में खड़े, उज्जैन के महाकाल के मंदिर में 2013-14 के साल में साल भर का फुटफॉल, जो तीर्थ दर्शन करने के लिए दर्शनार्थी गए होंगे उनका फुटफॉल इट वाज 35 लाख, 35 लाख था, 3.5 मिलियन। और ये जो 25 दिसंबर से लेकर के 3 जनवरी तक के जो 8 दिन थे, 9 दिन, इस 9 दिन का फुटफॉल जो है वो 36 लाख था। ये परिवर्तन है, हम अपनी रूट्स की तरफ वापस जा रहे हैं। उस समय में इस तरह के संस्कार निर्माण के केंद्र विश्व के कल्याण के लिए, हम भारत में हम इसके लिए नहीं करते कि हमको अपने देश को शक्तिशाली, संपन्न, समृद्ध राष्ट्र इसलिए बनाना है कि हमारा देश बनेगा, हम ताकतवर हो जाएंगे, हम किसी के से कुछ लेंगे, कुछ हस्तगत करेंगे, ऐसा नहीं है। मैं ये मानता हूं कि भारत जब कुछ भी अचीव करता है वो पूरी दुनिया के लिए एक बहुत बड़ी घटना होती है, पूरी दुनिया के लिए। सामान्य उदाहरण देकर के मैं आपको बताना चाहता हूं। देखिए, दुनिया में टिटनेस का टीका जब बना था ना ताई, उसको भारत आने में 70 साल लगे। पोलियो का टीका जब बना, वायरस को जब हमने डिफीट किया, पोलियो के वायरस को, दुनिया में जब पोलियो की डोज पिलाना शुरू हुई थी, उससे भारत में पिलाना शुरू की पहली डोज, उसमें 55 साल का फर्क था। पूरी दुनिया ने, वेस्टर्न वर्ल्ड ने जब अपने आप को प्रोटेक्ट कर लिया, तब हमारे जैसे देश पर कहीं कृपा की। और हमको अपने यहाँ पर उसको पूरा डिसेमिनेट करने में 30 साल लगे। 2 जनरेशन तक वो मीठी दवाई मैंने भी पी और मेरे बच्चों को भी पिलाई, 30 साल लगे। लेकिन जब भारत ने टीका बनाया ना कोविड के समय में, तब पूरी दुनिया के 100 देशों को, सारे देश जो कल्पना नहीं कर सकते थे, उनको 6 महीने में हमने इम्यून करने का काम किया। जब पूरी दुनिया, भारत जब आज़ाद हुआ 1947 में, तब दुनिया का 2/3 हिस्सा जो है भूभाग, वो कॉलोनाइजेशन के अधीन था, किसी न किसी देश के अधीन था, वो परतंत्रता के अंदर था। लेकिन मित्रों, जब भारत आज़ाद हुआ उसके 30 साल में पूरी दुनिया से गुलामी की प्रथा समाप्त हो गई। इसलिए भारत का विकसित होना और भारत का समृद्धशाली होना, भारत का जो है सौभाग्यवान होना, ये केवल भारत के लिए नहीं, पूरे विश्व के कल्याण के लिए सबसे बड़ी घटना होने वाली। और हम सब मित्रों सौभाग्यशाली हैं कि हमको उस कालखंड में काम करने का अवसर मिला है, ऐसे विषयों के साथ में जुड़ने का अवसर मिला है, जब भारत इस परिवर्तन के चक्र से, इस ट्रांसफॉर्मेशन के दौर से गुजर रहा है। हमसे बाद में आने वाली पीढ़ी, ये तो तय मान लीजिए, दीवार पर लिखा हुआ पढ़ लीजिए कि अब जब हम जिस रास्ते पर चल पड़े हैं, उस रास्ते पर अब हम भारत विकसित होगा, ये कोई नहीं रोक सकता। हम उस मुकाम तक पहुँचेंगे, हम समृद्ध भी होंगे, हम शक्तिशाली भी होंगे, हम संपन्न भी होंगे। लेकिन हम सौभाग्यशाली, एकमात्र पीढ़ी ऐसी है जो सौभाग्यशाली है, जो गर्व के साथ में ये कह सकेगी, और आने वाली पीढ़ियां जिन पर गर्व करेंगी कि भारत का निर्माण इस पीढ़ी ने किया था, इसने भारत को परिवर्तित किया। आने वाली पीढ़ियां मुंह में सोने और चांदी का चम्मच लेकर के पैदा होंगी, वो ये सौभाग्यशाली होंगी कि वो विकसित भारत में पैदा होंगी। लेकिन उनके पास में ये सौभाग्य नहीं होगा कि वो ये कह सकें कि हमने इस देश को बनाया। इसलिए हम सब सौभाग्यशाली हैं, हमको ऐसा करने का अवसर मिला है, ऐसा करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। और हम तो दोहरे सौभाग्यशाली हैं कि हमको ऐसा करने का मार्ग भी जो है संजय गुरु की इस प्रेरणा से, भगवत सृष्टि के माध्यम से हम सबको मिला। मैं आप सबको बहुत सारी शुभकामनाएं देते हुए ये अवसर प्रदान करने के लिए वंदनीय ताई को बहुत बहुत सारा अभिनंदन करता हूँ, इनका आभार करता हूँ। भारत माता की। ये समय भी नहीं है और कोई बात करने का कोई तुक भी नहीं बनता है, पर बस मैं एक बात कहूँगी कि हम सभी सौभाग्यशाली हैं कि देश को एक ऐसा संस्कृति मंत्री मिला है कि जो जानता है कि हमारे देश की अगली पीढ़ी के लिए, इस देश को आगे बढ़ाने के लिए हमने क्या करना है। आदरणीय गजेंद्र जी का यहाँ पे आना हम सभी को बहुत उत्साहित किया है उन्होंने, और उसी के साथ साथ हमें अपने साथ भी उन्होंने जोड़ लिया है। मैं भाई साहब आपका कितना धन्यवाद करूँ उतना कम ही है। एक बात मैं जरूर कहूँगी कि अगर जीवन में कोई किसी विषय ने मुझे कभी प्रभावित किया है, तो पहली बार मैं जब भागवत सृष्टि में आई थी और संजय गुरु जी को मिली थी और उनके साथ बात चल रही थी, तो मुझे ऐसा लगा कि हाँ, मैं सही जगह पे आ गई हूँ। ये जो मेरी भावना है, ये भावना आपने हमेशा के लिए कायम रखी है। वो मैं इसलिए कहूँगी कि एक बार भावना बन सकती है, पर उन भावनाओं को
परमानेंटली टिका के रखना ये कोई आसान बात नहीं है, जो भागवत सृष्टि में निरंतरता के साथ होता है। आपने आज यहाँ पे हमें सभी को बुलाया, मुझे वंदनीय शांताक्का जी को और सभी सम्माननीय मंच को, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, अभिवादन। और इसी तरीके से हम अपने संस्कृति को बचाते हुए हम अपने देश को हम आगे बढ़ाएंगे, इतनी प्रार्थना करते हुए अपनी वाणी को विराम देती हूँ।